Hello everyone, welcome to all of you on this YouTube channel. Saurabh Goswami, History Optional for UPSC, and this channel is dedicated for UPSC aspirants for UPSC mains preparation. So this video is a part of free lecture series for previous year questions of History Optional, and here we are discussing previous year question of History Optional paper 2 section A, that is Modern Indian History for the year 2022. तो 2022 के जो प्रश्न हैं इन पे चर्चा की हम शुरुआत करते हैं. तो यू ऑलरेडी आर फैमिलियर विद द फॉर्मेट ऑफ द वीडियोस दैट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर द ईयर 2022 हैज़ बीन डिस्कस्ड इन 4 पार्ट्स, एंड इन पार्ट ए आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड question number 1, A, B, C, D and E. In part B of the video, it means today we are going to discuss question number 2, A, B and C. आज हम इसी पे बात करेंगे पार्ट बी में. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, एंड यू मस्ट डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर PDF फॉर्मेट फ्रॉम द UPSC वेबसाइट. इट इज़ अवेलेबल देयर and I have downloaded it from the UPSC website itself. So this is paper 2 section A, Modern Indian History. So question number 1, A, B, C, D, E, this I have already discussed with you. ये मैं discuss कर चुका हूँ पार्ट ए ऑफ द वीडियो में, और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2, ए बी सी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज पार्ट बी ऑफ द वीडियो. सो लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द थीम्स. पहले थीम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो हियर क्वेश्चन नंबर 2A सेज दैट एक्सप्लेन हाउ द परमानेंट सेटलमेंट initiated a rule of property in Bengal and what were its consequences. In Hindi the question says that व्याख्या कीजिए किस प्रकार स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल में एक संपत्ति नियम प्रारंभ किया और इसके क्या परिणाम थे. इसका मतलब जो प्रश्न है वो रिलेटेड है परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है. स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो आधुनिक भारत में ख़ासतौर से जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है वहाँ पे हम पढ़ते हैं. तो दिस इज़ द थीम, वेरी पॉपुलर थीम, बहुत पॉपुलर थीम है. सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट वाज द वेस्टर्न एजुकेशन अ हार्बिंगर ऑफ कल्चरल अवेकनिंग और एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल हेगेमनी. डिस्कस. सो द दूसरा क्वेश्चन है इन हिंदी. इट सेज दैट क्या पश्चिमी शिक्षा सांस्कृतिक जागृति की अग्रदूत थी या औपनिवेशिक प्रभुत्व का एक उपकरण थी. सो द दूसरा क्वेश्चन है द थीम इज रिलेटेड टू वेस्टर्न एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रोत्साहन. और इससे जुड़े हुए जो बहस हैं, डिबेट्स हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये प्रश्न भी है. डिबेट दो तरह के हैं. कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इंडिया में जो प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन हुआ इससे कल्चरल अवेकनिंग आई, सांस्कृतिक जागरूकता आई. अल्टीमेटली सांस्कृतिक जागरूकता से लोगों के अंदर अपने अतीत को लेकर एक आत्मगौरव का बोध या भाव पैदा हुआ. द पीपल नाउ वेयर फिल्ड विथ प्राइड फॉर देयर पास्ट, ग्लोरियस पास्ट, कल्चरल हिस्ट्री. तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आई. That will be helpful in countering racial discrimination that was being promoted by British in India. तो एक कुल मिला जुला कर इससे लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता आई. और ये जो कल्चरल अवेकनिंग और पॉलिटिकल अवेयरनेस है, सांस्कृतिक जागरूकता और राजनीतिक जागरूकता, इससे भारत में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया हुआ. यानी कि भारत में कॉन्सोलिडेशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है, इसकी जो भावनाएं हैं, इनका कॉन्सोलिडेशन हुआ. तो ये मुद्दा है. नाउ इसमें दूसरा डिबेट क्या कहता है कि ये जो प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, भारत में पश्चिमी शिक्षा का जो प्रोत्साहन था, इट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल हेगेमनी. यानी कि जो औपनिवेशिक प्रभुत्व है, कॉलोनियल हेगेमनी है, इसको प्रोमोट करने का, प्रोत्साहित करने का यह एक टूल था, ये एक उपकरण था भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व को, है ना, प्रोत्साहित करने का. तो ये दूसरा प्रश्न है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट
कैन यू एक्सप्लेन हाउ आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी द गवर्नमेंट ऑफ EIC फंक्शन लाइक एन इंडियन रूलर? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि दीवानी प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार एक भारतीय शासक की तरह कार्य करती रही, कैसे? तो ये भी रिपीटेड थीम है, यानी कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है 1765, इसके बाद ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, द्वैध शासन प्रणाली 1765 से 1772 में। तो इस फेज में बताना है कि कंपनी किस तरह से एक इंडियन रूलर की तरह काम करती रही। तो जो क्वेश्चन नंबर 2A और 2B है, दीज टू क्वेश्चंस आर ऑफ 20 मार्क का क्वेश्चन, ये 20 मार्क का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन 10 मार्कर है। जो क्वेश्चन 2A है इसको आपको 300 वर्ड्स की लिमिट में लिखना है, 2B को भी 300 वर्ड्स की लिमिट में लिखना है, लेकिन क्वेश्चन 2C को आपको 150 वर्ड्स की लिमिट में लिखना है। तो थीम यू हैव आइडेंटिफाइड, थीम तो आइडेंटिफाई किया आपने। इसमें से ये दोनों थीम पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड थीम है। परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट यहाँ आप देख रहे हो, आगे परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट भी कई बार रिपीट किया गया है ऑप्शनल के पेपर में, तो आप उस रिपीटेशन की ट्रेंड को भी समझेंगे। तो अब हम क्वेश्चन की डिटेल डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर आंसर के दो फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस 2 फॉर्मेट्स ऑफ आंसर। एक, आंसर को पैराग्राफ फॉर्मेट में कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में कैसे लिखते हैं, एंड द सेकेंड, अगर हमें आंसर को बुलेट पॉइंट में लिखना है, बुलेट फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। और लास्टली, बिफोर मेंस एग्जामिनेशन 10 days बिफोर, आई विल डिस्कस द आंसर्स, है ना, कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ स्केचेस एंड डायग्राम्स। स्केचेस एंड डायग्राम्स को हम कैसे उसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो उसको भी अलग से एक बार हम देखेंगे। तो वो सबसे सुपीरियर आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, जो कह सकते हैं कि एक्सलेंट जो फेज है, जहाँ पर आप वंस यू विल डेवलप अ गुड कमांड ऑन कॉन्सेप्ट्स, लिखने की थोड़ी बहुत टेक्निक्स आपको पता हो जाएंगे। आप ये समझ जाओगे कि आंसर राइटिंग की डिमांड क्या होती है, आंसर में किन किन कंपोनेंट्स को फोकस करना चाहिए। देन आप बहुत आसानी के साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद आंसर में स्केचेस और डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हो। तो आइए हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ क्वेश्चन नंबर 2A। ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2A। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये थोड़ा क्लियर विजिबल हो रहा होगा। वैसे आप देखो, पेपर अपने साथ लेके बैठो, और यहाँ पर कोई ऐसा मेरा मोटिव नहीं है कि बहुत ही स्टैंडर्ड PPT और बहुत क्लियरली विजिबल हो, फिर वो PPT आप इकट्ठा रख के रह जाते हो, उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो वो भी किया जा सकता है कि विजिबल हो सब कुछ, लेकिन ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं फॉर योर मेंस एग्ज़ाम, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होना, थीम की अंडरस्टैंडिंग होना, UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ओरिजिनल फॉर्म में अपने पास रखना, विषयों को समझना, इंटरलिंक करना, ये सबसे प्राइमरी चीज़ है। इसके अलावा जो कुछ भी आप देखते हो ना, वो क्या है कि एडिशनल चीज़ें हैं, जो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन माई क्लासेस, these are the core themes and concepts that I am discussing with you. It's not only promotion, it is an honest effort to give you something. ये केवल प्रमोशन नहीं है। 1000 प्रमोशन के एफर्ट के बाद जब आप क्लास में जाओगे, तो जो चीज़ मैं आपको फ्री में यहाँ दे रहा हूँ, इस लेवल की चीज़ें नहीं मिलेंगी। अभी ये वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँची है, धीरे धीरे जब पहुँचेगी, आप इस वीडियो को देखोगे, इससे आपको बेनिफिट होगा, तो मेरी बात आप समझ पाओगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2A, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को मैं डिकंस्ट्रक्ट करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2A क्या है? क्वेश्चन नंबर 2A इज सेइंग, देखो क्वेश्चन पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन के एक एक कंपोनेंट पे बहुत बारीकी से नजर रखना। जब आप ऐसा करोगे तभी आप आंसर में क्वेश्चन के सभी डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मैं यहाँ चूंकि थीम में थोड़ा डिटेल में जाके डिस्कस करूंगा, ताकि मेरा पर्पस है कि आप कुछ सीख भी लें, कि अगर इस थीम से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन दोबारा आए तो यू कुड राइट इट इन अ वेरी कंफर्टेबल मैनर। तो मेरी कोशिश ये है। तो पहले तो हम बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन हाउ द परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि यहाँ पे
विषय की पहचान आपको करनी है तो परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहा है। इनिशिएटेड मतलब इसने शुरू किया। क्या शुरू किया? अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ प्रॉपर्टी इन बंगाल। तो एक और वर्ड हमें मिल गया, रूल ऑफ प्रॉपर्टी। कहां पे? ये बंगाल की बात कर रहा है। प्लस एक पार्ट और क्वेश्चन में है कि व्हाट वेयर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हमें किन चीजों पे बात करनी है? कॉन्सिक्वेंसेस पे भी बात करनी है। सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, इसकी हमें क्या होनी चाहिए? अ गुड एंड हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपको परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इस क्वेश्चन के आगे के पार्ट्स को आप डिकोड कर ही नहीं सकते। जैसे रूल ऑफ प्रॉपर्टी, ये इसलिए लिख दिया ताकि थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे रूल ऑफ प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोप्राइटरी राइट्स। हम प्रोप्राइटरी राइट्स की बात कर रहे हैं। जैसे परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट में यहाँ पे लिख दिया स्पेशली बंगाल, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बंगाल की भी बात हो रही है, बिहार की भी बात हो रही है, उड़ीसा की भी बात हो रही है। उन सभी एरियाज की बात हो रही है जहाँ पे परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट लगा हुआ है। बंगाल चूंकि प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बंगाल पे फोकस कर दिया क्वेश्चन में। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट की वजह से जो ये रूल ऑफ प्रॉपर्टी इनिशिएट किया गया, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, ये है मेन क्वेश्चन। दैट द रूल ऑफ प्रॉपर्टी विच वाज इनिशिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, है ना, इन बंगाल, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? क्वेश्चन इसी पार्ट को डील कर रहा है। दिस इज द 20 मार्कर क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन 300 वर्ड्स। 300 वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपने मेंस की तैयारी ठीक ढंग से नहीं की है, जैसा कि आज मैं देखता हूं कि जीएस मेंस में भी प्रीलिम्स पढ़ाया जाता है, ऑप्शनल तक में टीचर्स का फोकस प्रीलिम्स के फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन से। वाई दे आर डूइंग सो, वाई इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग सो, कि सही मायने में मेंस की क्लास बहुत कम है। मीन्स ओनली आई थिंक दैट 2 to 3% पीपल आर वर्किंग इन रियल सेंस फॉर द मेंस एग्जाम। बाकी मेंस में प्रीलिम्स ही चले जा रहा है। बिकॉज व्हेन थिंग्स आर इजी, जब मेंस का मतलब होता है कि एक बेसिक लेवल पे ऊपर से ऊपर जाके आप एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, बट बच्चों को बेसिक चीज़ों को जब हम बताते हैं तो उनको समझ में आता है और हम वहीं पे अपनी क्लास फिनिश कर देते हैं। ये नहीं करना है। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराऊं, हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ने का मतलब ये है कि हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ने की अच्छी कंडीशन में आप तब हैं जब आपने जीएस हिस्ट्री पढ़ी हुई है। दूसरी बात हमें शायद रखनी है, हिस्ट्री ऑप्शनल की कोर्स करते हुए ये एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद नहीं पालनी है कि हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ने से मेरा पूरा प्रीलिम्स हिस्ट्री कवर हो जाएगा। नहीं, हाँ आपको हेल्प मिलेगी, कई जगहों पे हेल्प मिलेगी, बट पूरा प्रीलिम्स हिस्ट्री कवर हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन गलत है। तो मेंस को मेंस के नज़रिए से, ऑप्शनल पेपर को ऑप्शनल पेपर के नज़रिए से, और जब आप हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट हो, देन यू विल हैव अ गुड बैलेंस इन योर स्टडीज़। जैसे व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन, सडनली आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट। तो आपने फैक्ट्स पढ़े होंगे, कब आया? 1793 से कॉर्ड लेके आया, कॉर्नवालिस लेके आया, किन किन एरियाज में परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट इम्प्लीमेंट किया गया, इसके प्रोविजंस क्या थे, यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक करती है। बट कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। जैसे द बेसिक आइडिया दैट विल कम इन योर माइंड व्हेन यू लुक एट दिस टॉपिक, परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट। पहले मैं थोड़ा डिटेल में थीम बता रहा हूँ, देन आई विल कम टू द क्वेश्चन, ठीक है ना? मैं इधर उधर भटका नहीं रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ पहले एक एक बात को आप समझो, फिर मैं आंसर तो डिस्कस करूंगा ही। जैसे परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं? तो 1793 में आता है परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट। क्या इसके पहले भी सिस्टम रहा है? हाँ रहा है। आप पढ़ोगे 1765 से 1772 देयर वाज ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स है, फिर वो इजारेदारी भी आपको पता होगा, है ना? और फिर आके 1793 में एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाता है, परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट। कौन लेके आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आता है। मेन एरियाज जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होगा वो बंगाल, बिहार और
उड़ीसा ही है, हालांकि और भी एरियाज है इसमें, बट ये मेन है। तो मतलब खास तौर से वो एरिया जहाँ पे कि इंडियन सोसाइटी में जमींदार्स रोल वाज वेरी मच पावरफुल और प्रोमिनेंट, सो इन दोज एरियाज परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। इसी को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जमींदारी सेटलमेंट। दिस इंफॉर्मेशन यू आर ऑल्सो फैमिलियर विथ। अच्छा, परमानेंट इसको नाम क्यों कहते हैं और जमींदारी बंदोबस्त क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल दिस परमानेंट और वाई वी कॉल दिस जमींदारी। तो देखो, परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू रेट्स हैं वो क्या कर दिए गए, दे वेयर परमानेंटली फिक्स्ड, परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। यानी कि अगर हम ये कहें कि एक बार हमने फिक्स कर दिया, इन फ्यूचर वी विल नॉट रिवाइज, हर साल रिवाइज नहीं होगा, परमानेंटली फिक्स कर दिया, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि लैंड रेवेन्यू रेट्स हैज बीन फिक्स्ड परमानेंटली, नो फ्यूचर रिविजन एंड फॉर दैट रीजन इट इज कॉल्ड परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट। जमींदारी बंदोबस्त क्यों कहा गया इसको, जमींदारी बंदोबस्त कहने के पीछे रीजन ये था कि जो लैंड लॉर्ड्स थे, जमींदार थे, है ना, they were recognized as owners of land with hereditary rights। यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स या जमींदार्स हैं, they were recognized, उनको पहचान मिल गई, मान्यता मिल गई as owners of land, जमीन के मालिक के रूप में। अच्छा, ये जो राइट था ओनर्स ऑफ लैंड, ये राइट्स कैसा था, इट वाज लाइक हेरिडिटरी राइट्स, ये आनुवंशिक अधिकार था। अच्छा, हेरिडिटरी राइट्स होने के साथ ये ट्रांसफरेबल था कि नहीं, तो आपने प्रीलिम्स की तैयारी करते वक्त पढ़ा होगा कि यस, हेरिडिटरी राइट्स तो ये था ही था, बट इट वाज आल्सो ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल भी था। वाई वी आर कॉलिंग इट ट्रांसफरेबल, तो यू मस्ट हैव रेड अबाउट सनसेट लॉज, सूर्यास्त का नियम पढ़ा होगा आपने, कि अब अंग्रेज ये मान रहे हैं कि ऑफिशियली जमीन का मालिक जमींदार है, और अब जमींदार की यह जिम्मेदारी है कि वो एक निश्चित समय पर अंग्रेजों के पास भू राजस्व उस क्षेत्र का पहुंचा दिया करे। नाउ इट वाज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जमींदार्स टू पे द फिक्स्ड रेवेन्यू एट अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज। सो इफ यू फेल टू पे द लैंड रेवेन्यू ऑन टाइम, ये जमींदार की जिम्मेदारी है कि वो गांव वाले से कलेक्ट करेगा और फिर वो ब्रिटिश अथॉरिटीज को देगा। तो इफ यू फेल इन दैट केस यू विल लूज योर जमींदारी राइट्स, उस केस में आपकी जमींदारी राइट्स छिन जाएगी, हेरिडिटरी होने के बावजूद भी ये छिन जाएगी, एंड द लैंड विल बी ऑक्शन्ड, लैंड को ऑक्शन किया जाएगा और वो फिर किसी दूसरे नए जमींदार को सेल कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हेरिडिटरी राइट्स होने के साथ साथ सनसेट लॉज ये बता रहा है कि ये जो लैंड राइट्स हैं वो क्या है, ट्रांसफरेबल भी है, हेरिडिटरी हैं, साथ ही साथ ये क्या है, ट्रांसफरेबल है। अब बताओ, जिन एरियाज में जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट लगाया जाएगा, द एरियाज वेयर दिस सिस्टम विल बी अप्लाइड, है ना, तो उन एरियाज में क्या होगा, डेफिनेटली देयर विल बी अ बिग जमींदार। मान लो ये बिग जमींदार है, उसके पास बहुत बड़ी एरिया है, जमीन है, लैंड है, एंड देयर आर स्मॉल इंडिपेंडेंट पीजेंट्स, इनके पास भी देयर आर स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ लैंड टू दीज इंडिपेंडेंट पीजेंट्स, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े इनके पास भी है। जमींदार एक बड़े भू क्षेत्र का स्वामी है, जमींदार इज द ओनर ऑफ अ लार्ज लैंड होल्डिंग। बट इफ पीएसएस इज अप्लाइड हियर, अगर यहाँ पे परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट अप्लाई हो गया, नाउ दिस जमींदार विल बी ओनर ऑफ नॉट ओनली दिस लैंड बट दिस लैंड ऑल्सो, यानी कि नाउ जमींदार हैज गॉट द ओनरशिप राइट्स फॉर दिस इंटायर लैंड। अब जमींदार पूरी जमीन का मालिक हो गया, यानी कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट पीजेंट है जिसके पास लैंड राइट्स थी, भूमि के अधिकार थे, और जो लैंड राइट्स इंडिपेंडेंट पीजेंट्स के थे वो फ्रॉम जेनरेशन सदियों से चले आ रहे थे। द पीजेंट्स हु हैव इंडिपेंडेंट राइट्स, दीज इंडिपेंडेंट राइट्स वेर कंटिन्यूड फ्रॉम द जनरेशंस, वो तो सदियों से चले आ रहे थे। नाउ इंडिपेंडेंट पीजेंट्स के साथ क्या हो रहा है कि उनके अधिकार कमजोर हो गए, उनकी ट्रेडिशनल राइट्स जो हैं वो छिन गई, यानी कि ये सिस्टम किसको फायदे में ला रहा है, जमींदार्स को फायदे में ला रहा है।
पीजेंट्स की ट्रेडिशनल राइट्स को, परंपरागत अधिकारों को क्या कर रहा है, छीन ले रहा है। और जब ये पीजेंट की ट्रेडिशनल राइट्स को छीन लेगा तो दिस विल रिजल्ट इन वीकनिंग द पोजीशन और कंडीशन ऑफ पीजेंट्स। इससे जो कृषक हैं, किसान हैं, इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। दैट विल हैपन, है ना। तो परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट ने क्या किया, बंगाल में एक रूल ऑफ प्रॉपर्टी इनिशिएट किया। परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट ने क्या किया, एक रूल ऑफ प्रॉपर्टी इनिशिएट किया, यानी कि प्रोपराइटरी राइट्स इनिशिएट किया। और इस रूल ऑफ प्रोपराइटरी ने क्या किया, इस रूल ऑफ प्रोपराइटरी ने जो जमींदार थे इनको क्या मान लिया, लैंड ओनर्स, भूमि का स्वामी। मेरी बात समझ गए? यानी कि अब ये लैंड ओनर हैं, यानी अगर ये चाहे तो अपने जमीन को सेल भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इनहेरिट भी करेंगे। दिस विल हैपन। तो लैंड होल्डर्स का ये जो राइट है ये हेरिडिटरी राइट्स है, बट इन केस ऑफ लैप्स, अगर ये जमींदार टाइम पे लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पाया तो सनसेट लॉ अप्लाई होगा एंड व्हाट विल हैपन, दीज प्रोप्राइटरी राइट्स विल बी ट्रांसफरेबल इन दिस केस। इस केस में ये जो प्रोप्राइटरी राइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। तो ये जो रूल ऑफ प्रॉपर्टी है, जो क्वेश्चन में यहां वर्ड यूज किया गया है कि एक्सप्लेन हाउ द परमानेंट सेटलमेंट इनिशिएटेड अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी इन बंगाल। तो पहले तो समझो कि रूल ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि एक नए तरह की प्रोप्राइटरी राइट्स, मालिकाना हक इंट्रोड्यूस किया। यानी कि ये जो रूल ऑफ प्रॉपर्टी परमानेंट सिस्टम ने क्या किया, एक लीगल प्रिंसिपल, वैधानिक सिद्धांत तैयार कर दिया, आधार तैयार कर दिया। दिस इज लाइक अ लीगल प्रिंसिपल। ये क्या है, एक लीगल प्रिंसिपल की तरह। एंड व्हाट डज दिस लीगल प्रिंसिपल सेज, ये लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है कि नाउ हु इज द ओनर ऑफ द लैंड, प्लस लैंड रेवेन्यू रेट्स आर फिक्स्ड परमानेंटली, देयर विल बी नो रिवीजन, independent peasants will lose their traditional rights, landlords or zamindars now are the owners of the land। यानी कि जमींदार एक झटके में क्या हो गया, पहले वो इस अपनी जमीन का मालिक था, अब एक झटके में इस नियम के आने के बाद, इस रूल ऑफ प्रॉपर्टी के आने के बाद जमींदार इस पूरे के पूरे इलाके का वैलिड लैंड ओनर बन गया। ये बड़ी बात है कि नहीं? विद द इंट्रोडक्शन और with the initiative of this permanent system of settlement in a single stroke, the zamindar has become a valid and we can also write one word, legal landowner of the entire territory in his area। अब वो अपने क्षेत्र में जो भी जमीन है उसका परमानेंट ओनर बन गया। ठीक है, तो ये हुआ परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट के आने से। मेरी बात समझ गया? इसका नतीजा क्या होगा कि देखो, यहां फायदे की स्थिति में कौन है, जमींदार। शुरू में तो फायदे की स्थिति में, क्योंकि पहले आप अचानक एक झटके में यू आर द वैलिड एंड लीगल लैंड ओनर ऑफ दिस एंटायर एरिया। तो इससे तो आपका ओनरशिप राइट्स बढ़ा ना, और आपकी ओनरशिप राइट्स में क्या है, सेल, ट्रांसफर, इनहेरिटेंस, तीनों चीजें इंक्लूड है। तो पहले तो देखो लैंड इससे क्या बनती चली जाएगी, लैंड विल बिकम अ सेलेबल कमोडिटी। लैंड बार बार ट्रांसफर होगी। अगर जमींदार सही टाइम पर रेवेन्यू नहीं पे कर पाया तो इन दैट केस उसकी जमींदारी राइट्स चली जाएगी, तो नया जमींदार आएगा। तो इससे जो हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल लैंड ओनरशिप स्ट्रक्चर रूरल एरियाज में चला आ रहा था वो डिस्टॉर्ट होगा, बार बार डिस्टॉर्ट होगा, लैंड एक सेलेबल कमोडिटी बनेगी। जिन जमींदारों की जमींदारी राइट्स सनसेट लॉस की वजह से जाएगी, दे विल बी डिससेटिस्फाइड। दुखी तो वही होंगे, दोज लैंड owners or zamindars will be dissatisfied, landlords will be dissatisfied who will lose their ownership rights due to sunset laws, otherwise they are in a profitable position. So here British very smartly did what, they created a class of loyal zamindars who will support the presence of British rule in India। देखो इंडिया में जो इलीट क्लास था उसको अंग्रेजों ने बहुत चालाकी के साथ अपने साथ एसोसिएट कर लिया, जोड़ लिया, जिसके अंदर भी थोड़ी बुद्धि थी, दिमाग था। उसके बाद एक पढ़ा लिखा क्लास भी तैयार किया, सब आपको पता है। तो बहुत चालाकी से ब्रिटिश क्रिएटेड व्हाट, दे क्रिएटेड
अ ग्रुप ऑफ लॉयल जमींदार्स। चूंकि परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट से वो फायदे में है, तो फायदे में है तो दे विल सपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दे विल वैलिडेट द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। वो इंडिया में ब्रिटिश की प्रेजेंस को वैलिडेट भी करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा, ब्रिटिश विल डू व्हाट लेटर, ब्रिटिश विल से कि हमने ये जो इंट्रोड्यूस किया है, वॉट एवर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर, ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियन लॉजिक। ब्रिटिश विल ऑल्सो ट्राई टू एस्टैब्लिश दिस फैक्ट कि this permanent system of settlement that is introduced here is guided by utilitarian logic। ये यूटिलिटेरियन लॉजिक से भी गाइडेड है। इसके पहले की वीडियोस में यूटिलिटेरियन लॉजिक के बारे में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, तो उस लॉजिक पे तो बात नहीं करूँगा, बट एक सिंपल इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। आपको पता होगा कि यूटिलिटेरियन आइडियाज जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, है ना, और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट बेनिफिट और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, यही बात करता है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, यही बात करता है, ग्रेटेस्ट नंबर। यानी हियर दिस इज व्हाट, अ गवर्नमेंट पॉलिसी। ये क्या है? एक गवर्नमेंट पॉलिसी है। And this government policy is good or bad, ये अच्छी है या बुरी है, ये किस बात से तय होगी? So this will be decided by the consequences of this government policy। इस गवर्नमेंट पॉलिसी के consequences को देखकर हम तय करेंगे कि ये पॉलिसी अच्छी है या बुरी है। Now what is the output? Consequences, what are the results? परिणाम क्या है that this policy produces? This will decide that this policy is good or bad। वो इस बात को तय करेगी कि ये पॉलिसी अच्छी है या बुरी है। तो देखो what British are saying, British are saying that here land revenue rates are fixed। यहाँ पे जो land revenue rates हैं they are fixed। तो ये जो fix है इसके कुछ फायदे हैं। If land revenue rates are fixed, it means that okay, multiple times revision will not take place। It means that this is a kind of fixed land revenue rate, means a kind of predictable taxation। This is a kind of predictable taxation। ये एक predictable taxation है जिसको predict किया जा सकता है, और इससे क्या होगा, जो arbitrariness है, arbitrariness in revenue system of administration, this will be reduced or minimized। यानी मनमाने ढंग से समय समय पे लैंड रेवेन्यू रेट्स को बढ़ाना घटाना, ये सब जो चीजें हैं ये क्या हो जाएंगी, है ना, कम हो जाएंगी। यानी दो चीजें होंगी, डिस्प्यूट्स, इट विल आल्सो बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द डिस्प्यूट्स, मिनिमाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे क्या होगा, द कॉन्फ्लिक्ट्स विल आल्सो बी मिनिमाइज। कॉन्फ्लिक्ट, गांव में जमीन जायदाद के झगड़े क्यों होते हैं? एक कहता है, पर्सन एक कहता है ये जमीन हमारी है, बी कहता है हमारी है ना। तो व्हाट ब्रिटिश आर सेइंग, दे आर सेइंग दैट वॉट एवर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस हैज इंश्योर्ड अ क्लियर प्रॉपर्टी राइट्स। इससे क्या आ गया है, एक क्लियर प्रॉपर्टी राइट्स आ गया है। एंड इफ द प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियर सो डिस्प्यूट्स विल बी मिनिमाइज्ड, डिस्प्यूट्स मिनिमाइज्ड हो जाएंगे। और क्या होगा, प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर है, डिमांड फिक्स है। अगर ये दो चीजें हैं, if the demand of revenue is fixed, property rights are clear, है ना, so ultimately in long run this will encourage the people for investment and productivity, especially it will encourage whom? So British are saying that we have adopted this model from Britain। अंग्रेज कहते हैं कि ये जो परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट है, ऐसा ही मॉडल हम कहाँ फॉलो कर रहे हैं, ऐसा ही मॉडल हम ब्रिटेन में भी फॉलो कर रहे हैं। दे आर सेइंग दैट वी आर हैविंग द सेम मॉडल इन ब्रिटेन, वी हैव बोरोड दिस मॉडल फ्रॉम ब्रिटेन, दिस इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश लैंडलॉर्डिज्म। इनका कहना है कि ये जो मॉडल है दिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन, ये ब्रिटेन से लिया गया है।
दिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन, ये ब्रिटेन से लिया गया है। इट इज इंस्पायर्ड बाई, इट इज इंस्पायर्ड बाई इंग्लिश लैंड लॉर्डिज्म, ये इंग्लिश लैंड लॉर्डिज्म से इंस्पायर भी है। यानी ब्रिटेन में भी जमींदार है ना, और वो जमींदार जो है उनको हमने क्या मान लिया है, लैंडलॉर्ड्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स की तरह ट्रीट करते हैं। एंड इन ब्रिटेन द लैंडलॉर्ड्स डू व्हाट, दे आर लाइक इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स, वो इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स की हैं। व्हाई वी आर कॉलिंग देम इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स, बिकॉज इफ देयर इज अ क्लियर प्रॉपर्टी राइट, प्रोपराइटरी राइट, अगर वो प्रोपराइटरी राइट क्लियर होगी, सो व्हाट विल हैपन, द जमींदार विल इन्वेस्ट मनी इन लैंड एंड इन दिस वे दिस विल बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जब जमींदार को पता है कि ये जमीन मेरी है, रूल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोपराइटरी राइट्स मेरी हैं, तो जमींदार उसमें क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और यही लॉजिक है जिसको ब्रिटिश यहां जस्टिफाई कर रहा है कि हियर इफ वी हैव चेंज द रूल ऑफ प्रॉपर्टी, now the proprietary rights are given to zamindars, so this model is inspired by English model. Now Indian zamindars will also invest money in land and ultimately this will improve what, production, ये क्या करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो इसके बहुत फायदे हैं। तो अंग्रेजों ने तमाम फायदे गिना दिए कि आर्बिट्रेरीनेस खत्म हो जाएगा, है ना, और फिक्स रेवेन्यू होगी और तमाम ऐसी चीजें। तो इन्होंने कहा देखो, अगर इसके रिजल्ट या आउटकम को देखोगे तो ये क्या करेगा, दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। एंड इन दिस वे दिस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इज गाइडेड बाय दिस यूटिलिटेरियन लॉजिक, ये इस यूटिलिटेरियन लॉजिक से गाइडेड है। बट हियर यू विल से कि whatever the British claimed, okay, it was not true because colonial structure is a big limitation. Colonial structure एक बहुत बड़ा limitation है। क्यों limitation है, समझो। The British model is adapted here, British model adapt किया गया। We can say that the British model was mechanically transplanted in India. ब्रिटिश मॉडल को इंडिया में क्या किया, मैकेनिकली ट्रांसफर किया, विदाउट कंसीडरिंग द ट्रेडिशनल इंडियन एग्रेरियन सिस्टम और विदाउट जजिंग, विदाउट एनालाइजिंग द ट्रेडिशनल इंडियन एग्रेरियन सिस्टम। यानी ब्रिटिश मॉडल को मैकेनिकली आपने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इट इज नॉट मैचिंग विथ इंडियन रियलिटीज, इंडियन रियलिटीज के साथ ये मैच नहीं करेगा। रीजन क्या है, देखो, ब्रिटेन में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था जमींदार से वो कम था। इंडिया में एक्सट्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लैंड रेवेन्यू था। साथ ही साथ व्हेन दीज लैंड रेवेन्यू रेट्स वर फिक्स्ड, शुरू में ही लैंड रेवेन्यू रेट्स को फिक्स करते हुए इतना हाई कर दिया गया है ना कि इट वाज ऑलवेज पेनफुल फॉर द पीसेंट्स। दूसरी चीज क्या है, इट इज नॉट एसेंशियल कि द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल always remain the same for the coming years. This might be a possibility that there will be fluctuations in production due to some natural factors, है ना, ये भी हो सकता है कि कभी प्रोडक्शन ज्यादा हो, कभी प्रोडक्शन कम हो। तो देखो, इन केस प्रोडक्शन ज्यादा है, इन केस देयर इज अ ग्रेटर प्रोडक्शन, सो यू आर नॉट एबल टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू, आप लैंड रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकते इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। बट इफ देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन, लेकिन अगर प्रोडक्शन कम हो जाए तो आपको वही लैंड रेवेन्यू चाहिए जो आपने फिक्स किया है। तो मान लो अगर डिक्रीज इन प्रोडक्शन हो जाए, उत्पादन कम हो जाए, तो इन दैट केस पीजेंट कहां से दे पाएगा आपको, नहीं दे पाएगा, ठीक है। और अगर जमींदार वसूल के नहीं दे पाया तो जमींदार की जमींदारी राइट्स छिन जाएगी। तो जमींदार क्या करेगा, जमींदार विल यूज फोर्स, जमींदार विल यूज coercive means to collect the land revenue, वो बलपूर्वक लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इससे जो ट्रेडिशनल जमींदार्स और पीजेंट्स के बीच रिलेशंस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और समझो कि सपोज आई एम द जमींदार एंड आई फेल टू कलेक्ट द
लैंड रेवेन्यू फ्रॉम माई एरिया एंड सबमिट इट टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज ऑन टाइम, मैं नहीं दे पाया, तो व्हाट विल हैपन, सनसेट लॉ अप्लाई हो जाएगा और मेरी ज़मींदारी राइट्स छिन जाएंगी। एंड नाउ ब्रिटिश विल डू व्हाट, वो क्या करेंगे, बाई ऑक्शनिंग सिस्टम बोली लगाएंगे एंड माई ज़मींदारी राइट्स विल बी ऑक्शनड, ऑक्शन कर दिया जाएगा। नाउ दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना हो सकती है कि इन हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी आदमी आके उस ज़मींदारी राइट्स को खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बंगाल का मैं ज़मींदार हूँ, बंगाल के एक पर्टिकुलर एरिया में मेरी ज़मींदारी राइट्स की ऑक्शनिंग चल रही है, और दिस माइट बी पॉसिबिलिटी कि केरला से कोई बंदा आए या अरुणाचल प्रदेश से कोई आए और वो क्या करे, उस ज़मींदारी राइट्स को खरीद ले। उसने तो गवर्नमेंट को क्या किया, वन टाइम पेमेंट दे दिया, गवर्नमेंट का जेब भर गया, यही तो चाहिए था अंग्रेज़ों को, उनको रेवेन्यू से मतलब था। अब वो वहाँ सेटल नहीं होगा, ही विल डू व्हाट, द न्यू जमींदार विल डू व्हाट, ही विल अपॉइंट हिज रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे अपना कोई आदमी अपॉइंट कर देगा टू लुक आफ्टर द जमींदारी। यानी द रियल लैंडलॉर्ड, द ओरिजिनल लैंडलॉर्ड यू कैन से, जो मेन मालिक है वो उस एरिया में तो है ही नहीं। सो इन दिस वे इट विल प्रोमोट एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट विल ऑल्सो प्रोमोट व्हाट, एन एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। द पीपल विल buy the land revenue zamindari rights and they will appoint the representative. This might be possibility कि वो representative किसी दूसरे representative को रख ले, दूसरा तीसरे को रख ले, तो इससे क्या होगा कि एक intermediaries की एक chain बन जाएगी। वो intermediaries क्या करेंगे gradually, है ना, अगर peasant टाइम पे नहीं दे पा रहा है तो they will say कि तुम हमसे लोन ले लो, जैसे आज लोन कंपनी वाले करते हैं, देखो आपके पास भी फ़ोन आता रहता है, लोन ले लो लोन ले लो, तो वैसे ही वो कहेंगे देखो भाई लैंड रेवेन्यू रेट्स तो टाइम पे आपको देना है, अगर आप नहीं दे पाओगे तो क्या करो, हमसे लोन ले लो, उधार ले लो। और एक बार अगर पीजेंट ने उधार ले लिया, वंस यू हैव बोरोड द मनी, सो द लैंड रेवेन्यू रेट्स आर वेरी हाई, नाउ यू आर इन अ ट्रैप, यू आर इन अ डेप्ट ट्रैप, आप कर्ज के जाल में हो, दिस इज अ विशियस साइकिल ऑफ डेप्ट, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता था किसानों के पास कि अल्टीमेटली द लास्ट ऑप्शन दे विल हैव टू सेल देयर लैंड, आखिर में वो अपनी ज़मीन बेच देंगे। तो द पीपल विल ग्रेजुअली स्टार्ट बिकमिंग व्हाट, लैंडलेस पीजेंट, लोग धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, लैंडलेस पीजेंट्स भी होने लगेंगे। तो देखो लैंड रेवेन्यू रेट्स वर वेरी हाई, ग्रेजुअली द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज इंक्रीज्ड, एब्सेंटी लैंडलॉर्डशिप वाज प्रोमोटेड, peasants were trapped in a vicious cycle of debt, and it was expected कि जमींदार क्या करेगा, जमींदार will invest money in land to promote productivity, बट जमींदार को पता है कि भैया सनसेट लॉ कभी लग गया तो मेरी जमींदारी चली जाएगी, तो जमींदार क्या करेगा, he will not invest money, तो in long run what will happen, the agrarian production will be stagnant। लॉन्ग रन में जो एग्रेरियन प्रोडक्शन है, कृषिगत उत्पादन, वो भी क्या हो जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा। सो इन रियल सेंस व्हाट वी सी दैट द परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, इट प्रोमोटेड अ काइंड ऑफ पैरासाइटिक लैंडलॉर्डिज्म इन इंडिया। यू राइट दीज कीवर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूँ, आपके मार्क्स बहुत ऊपर जाएंगे, आप किन कीवर्ड्स को यूज़ करोगे, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ लेक्चर में। तो देखो हर वो चीज़ हम आंसर में नहीं लिख सकते, बट आई एम डिस्कसिंग द थीम कि कभी दूसरा कोई क्वेश्चन आए तो भी आप कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लो, क्योंकि जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ऑब्वियस है 300 वर्ड्स में नहीं आएंगी, बट स्टिल आप नोट करते जाना। तो पैरासाइटिक लैंडलॉर्डिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। पैरासाइटिक लैंडलॉर्डिज्म, जब हम व्हेनेवर वी रीड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड स्पेशली व्हेन वी रीड दिस पार्ट, एग्रेरियन हिस्ट्री एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सो हियर सम हिस्टोरियंस हैव यूज्ड दिस वर्ड पैरासाइटिक लैंडलॉर्डिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड। एंड दिस वर्ड डिस्क्राइब्स अ सिस्टम, ये वर्ड एक ऐसे सिस्टम को डिस्क्राइब करता है वेयर लैंडलॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पॉसिबल रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड दे डू नॉट मेक एफर्ट्स फॉर land improvement, they do not make efforts for you can say increasing the productivity of agriculture। यानी किसानों से जितना ज़्यादा वसूल सकते हैं लैंड रेवेन्यू, आप उतना ज़्यादा वसूल करते हो, लेकिन आप इस बात के लिए एफर्ट नहीं करते कि लैंड इम्प्रूवमेंट हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए।
यानी आप क्या कर रहे हो, ये बेसिकली यू आर द जमींदार्स वर एक्टिंग लाइक अ पैरासाइट, वो पैरासाइट की तरह बिहेव कर रहा है ना. दे आर डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स लेबर, किसी और के श्रम पे पूरी तरह से निर्भर है. एंड दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू इन दैट, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग विद देम पैरासाइट. पैरासाइट क्या करता है, जैसे पैरासाइट जैसे मान लो कि खून चूसता है आपका, बट बदले में आपको कुछ देता है क्या, वो नहीं. ठीक है, तो पैरासाइट का मतलब ये हो गया कि हियर पैरासाइट व्हेनेवर यू आर यूजिंग द वर्ड, इट मींस दैट द जमींदार्स आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स वर्क, लेबर, हार्ड लेबर, एंड दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन रिटर्न, दे आर नॉट एडिंग वैल्यू इन रिटर्न. तो दिस इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो दैट इज वाई वी आर यूजिंग द वर्ड पैरासाइटिक लैंडलॉर्डिज्म. जैसे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, तो ही इज एब्सेंट फ्रॉम द विलेजेस. क्या विलेज के लोगों के साथ उसके सेंटिमेंट इन सिंक होंगे? नहीं. फेमाइंस होगा, ड्रॉट्स होगा, तो उसको क्या लेना देना है, उसको तो अपने रेवेन्यू टाइम से मिल पाए उसी से मतलब है ना. उसके इंटरमीडिएरीज क्या करेंगे, फोर्सफुली दे विल कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, फोर्सफुली लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. सो दिस इज द आइडिया. आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट. ठीक है, ये चीजें हैं. तो परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट. अब नाउ इफ यू रीड दिस क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ो, देन मैं आपको मॉडल आंसर डिस्कस करता हूं. क्वेश्चन इज सेइंग एक्सप्लेन हाउ परमानेंट सेटलमेंट इनिशिएटेड अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी इन बंगाल एंड व्हाट वेर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. परमानेंट सिस्टम ने बंगाल में रूल ऑफ प्रॉपर्टी को इनिशिएट किया. तो अब इसमें घबराना नहीं है. रूल ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब यहां हो गया क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोप्राइटरी राइट्स, नए तरह की लैंड ओनरशिप राइट्स. यही तो है रूल ऑफ प्रोप्राइटरी जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया. तो बता तो दिया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये भी मैंने आपको बताया. बट यू कैन नॉट राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द आंसर, है ना. बट अब आप खुद सोचो कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो लिख पाओगे, है ना. नाउ देयर आर टू मॉडल्स फॉर राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वन इज पैराग्राफ फॉर्मेट एंड द सेकेंड इज पॉइंट वाइज फॉर्मेट और द बुलेट फॉर्मेट. So let's discuss the answers in paragraph format first. तो आंसर क्या है, you all know this is what introduction part, this is conclusion and this is main body. Introduction, conclusion and main body. अब देखो हमें आंसर लिखते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है. सबसे पहले तो परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट की बात करनी है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस बतानी है. देन रूल ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी हम बता देंगे. तो हियर इन द इंट्रोडक्शन पार्ट आई हैव रिटन दैट द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 introduced by Cornwallis fundamentally transformed agrarian relations in Bengal. यानी कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया एग्रेरियन रिलेशंस को बंगाल में, by establishing a rule of property, एक रूल ऑफ प्रॉपर्टी को establish करके. Now what was this rule of property? In bracket if you want you can write proprietorship rights. ठीक है ना. It converted land into legally defined and transferable commodity. इस रूल ऑफ प्रॉपर्टी ने क्या किया, लैंड को कन्वर्ट कर दिया. किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, तो इट कन्वर्टेड लैंड इनटू लीगली डिफाइंड एंड ट्रांसफरेबल कमोडिटी. ठीक है, वेयर प्रोप्राइटरी राइट्स इन जमींदार्स व्हाइल फिक्सिंग रेवेन्यू डिमांड्स परमानेंटली. यानी कि यहाँ पे प्रोप्राइटरी राइट्स किसके पास आ गए, जमींदार के पास, और लैंड रेवेन्यू रेट्स क्या हो गए, दे वर परमानेंटली फिक्स्ड. और ये जो चीजें आपको दिख रही हैं दे वर लीगली डिफाइंड, ये लीगली डिफाइंड थी. ठीक है, प्रोप्राइटरी राइट्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सेल, ट्रांसफर एंड इनहेरिट, ऑल दीज थ्री थिंग्स, ये तीनों जमींदार के पास आ गई. बट सेल, ट्रांसफर और इनहेरिट के अलावा ये क्या कह रहा है, ट्रांसफरेबल था, तो सनसेट लॉ अप्लाई होगा और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेबल. यही तो है रूल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोप्राइटरशिप राइट्स, यही. दिस इज द पॉइंट. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट आई हैव रिटन दिस सिस्टम क्रिएटेड अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी बाय रिकॉग्नाइजिंग जमींदार्स एज हेरिडिटरी लैंड ओनर्स. यानी जमींदार्स क्या हो गए, प्रोप्राइटरी राइट्स किसके पास आ गई, जमींदार के पास. ये हेरिडिटरी लैंड ओनर्स हो गए, यानी इनकी राइट्स कैसी है, हेरिडिटरी राइट्स. हेरिडिटरी राइट्स का मतलब भी यहां मैंने बताया, विद द राइट टू बाई, सेल और मोर्टगेज लैंड. हेरिडिटरी राइट का मतलब है कि वो अपने लैंड को बाई कर सकते, सेल कर सकते और मोर्टगेज कर सकते. बात वही है जो पहले मैंने बताया कि बाई, सेल और मोर्टगेज. द फिक्सेशन ऑफ रेवेन्यू, इससे क्या हुआ, इट इंश्योर्ड दैट एनी सरप्लस
बियॉन्ड स्टेट डिमांड अक्रूड टू देम इंसेंसिटाइजिंग प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू कर देने की वजह से इस बात को इंश्योर हो गया कि चाहे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, सरप्लस हो जाए, है ना, या इंक्रीज हो, स्टेट उसमें से अपना हिस्सा नहीं मांगेगा लैंड। अच्छा देखो, तो सरप्लस किसके पास जाएगा? जमींदार के पास जाएगा। तो सरप्लस अगर जमींदार के पास जाएगा, ठीक है, तो देखो क्या होगा, जमींदार लैंड प्रोडक्टिविटी के लिए काम कर पाएगा, ये आइडिया था इनका। तो लैंड दस बिकेम सब्जेक्ट टू मार्केट फोर्सेस, मार्किंग अ शिफ्ट फ्रॉम कस्टमरी राइट्स टू लीगल प्रॉपर्टी रिलेशंस। मतलब ये जो नई चीजें आई हैं, इसने लैंड को क्या कर दिया, सेलेबल कमोडिटी बना दिया। और अब जो जमीन से जुड़े हुए जो भी मामले थे, जिनको हम कस्टमरी राइट्स, ट्रेडिशनल राइट्स, परंपरागत अधिकार ज्यादा मानते थे, अब वो कस्टमरी और ट्रेडिशनल राइट्स की जगह लीगल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये हो गया बंगाल में रूल ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस, द कॉन्सिक्वेंसेस वेर फार रीचिंग। अब देखो, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, दोनों मैंने बताया। इकोनॉमिकली, जमींदार्स ऑफन फेल्ड टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट लीडिंग टू एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन। जमींदार से एक्सपेक्टेशन था कि वो दे विल एक्ट लाइक इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स, वो इन्वेस्ट करेंगे पैसा लैंड में, बट ऐसा नहीं हुआ। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन आएगा। द रिजिडिटी ऑफ रेवेन्यू डिमांड रिजल्टेड इन फ्रीक्वेंट लैंड ऑक्शन। अच्छा, लैंड रेवेन्यू डिमांड क्या है, रिजिड है, फिक्स्ड प्लस रिजिड, मतलब इतना चाहिए, हर हाल में चाहिए। टाइम पे नहीं दे पाओगे तो तुम्हारे जमीन की नीलामी कर दी जाएगी, जमींदार की राइट्स को ऑक्शन कर दिया जाएगा। तो ये दिक्कतें थी। सोशली इट लेड टू अ प्रॉब्लम दैट इज राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। दूसरा, इट इंटेंसिफाइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पीजेंट्स के जो कस्टमरी राइट्स थे उनकी अनदेखी की गई। द मीन्स द राइट्स ऑफ पीजेंट्स, द कस्टमरी राइट्स वेर अंडरमाइंड। नाउ यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी मैंने इंट्रोड्यूस किया। इरफान हबीब, जब भी देखो इकोनॉमिक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक हो तो वहाँ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव को लाओ, नेशनलिस्ट के भी ला सकते हो। जब ट्राइबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो तो आप सबल्टन पर्सपेक्टिव को जरूर इंक्लूड करो। तो इरफान हबीब सेज दैट दिस रिप्रेजेंटेड द कोमोडिफिकेशन ऑफ लैंड। मैंने कहा था ना, लैंड बिकेम अ सेलेबल कॉमोडिटी, यानी कि ये जो चेंज इंट्रोड्यूस हुआ इसने लैंड के कॉमोडिफिकेशन को बढ़ाया। लैंड बिकेम अ सेलेबल कॉमोडिटी अंडर कॉलोनियल कंडीशंस, क्रिएटिंग अ सेमी फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर। यानी कि जो EIC की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हैं, इन्होंने इंडिया में सेमी फ्यूडल एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर तैयार किया। ये इरफान हबीब का कहना है। ये आप याद रख लो, जब भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आए, इस ओपिनियन को आप लिखो ही लिखो, ठीक है। द ओपिनियन ऑफ इरफान हबीब की सेमी फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर, ठीक है, कि द लैंड रेवेन्यू, जैसे क्वेश्चन इज रिलेटेड टू परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट। अगर मान लो क्वेश्चन रैयतवाड़ी से आए, महालवाड़ी से आए, तो हर जगह आपको क्या करना है, ये बात बतानी है कि इससे क्या हुआ, एक सेमी फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर बना। देखो, अब ये सेमी फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, लेट मी डिस्कस दिस सेमी फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर। तो इससे यू विल बी एबल टू राइट दिस पॉइंट लेटर ऑल्सो इन एनी अदर क्वेश्चन कि दिस इज द ओपिनियन ऑफ इरफान हबीब की जो परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट है, ओवरऑल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। आप रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, कहीं पे भी ये पॉइंट आप कॉमन यूज कर सकते हो। तो ये भी एक आर्ट है कि किन डिबेट्स को हम कॉमन डिबेट्स के रूप में याद कर सकते हैं और किस तरह के पॉइंट्स में, किस तरह के थीम्स में ले जाकर उसको हम अटैच कर सकते हैं। तो दिस ऑल आई विल डिस्कस लेटर, है ना। तो पहले समझो कि परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट ने क्या किया, इट क्रिएटेड, इरफान हबीब इज सेइंग दैट इट क्रिएटेड अ सेमी फ्यूडल agrarian structure. It created a semi-feudal agrarian structure. अब समझो क्या है सेमी फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर, क्या है। मैंने अभी क्या बताया आपको, लैंड, सॉरी, जमींदार्स को क्या बना दिया आपने, परमानेंट ओनर्स बना दिया, या जमींदार को क्या कर दिया आपने, ओनरशिप राइट्स दे दी। ये ओनरशिप राइट्स क्या है, हेरिडिटरी हैं, साथ ही साथ दीज ओनरशिप राइट्स आर ट्रांसफरेबल, ठीक है।
एक और चीज क्या बताया मैंने आपको कि जो इंडिपेंडेंट पीजेंट्स है, ठीक है, हिज ट्रेडिशनल राइट्स एंड कस्टमरी राइट्स वेर अंडरमाइंड। तो यहां पे आपने किसकी स्थिति को मजबूत की और किसकी स्थिति को कमजोर की, बताओ? जमींदारों की स्थिति को मजबूत की, जमींदारों का हाथ और मजबूत किया। जो जमीन उनका था नहीं, जहां पे भी जिस एरिया में भी ये सिस्टम अप्लाई हुआ, परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, उस एरिया में इंडिपेंडेंट पीजेंट्स की जो लैंड थी उसका भी मालिक जमींदार बन गया। और जो इंडिपेंडेंट पीजेंट है उसके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं वो अंडरमाइन हुए, उनकी अनदेखी हुई। इससे बताओ, इससे ये जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है, ये फ्यूडल स्ट्रक्चर और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, पावरफुल होगा कि नहीं? द फ्यूडल स्ट्रक्चर विल बी मोर स्ट्रेंथन और पावरफुल और नॉट? यस, फ्यूडल स्ट्रक्चर और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। दूसरी चीज एक बात और समझनी है कि यहां पे जो जमींदार है, एक वर्ड और मैंने यूज किया था, पैरासाइटिक लैंडलॉर्डिज्म। ये वर्ड इरफान हबीब भी यूज करते हैं, पैरासाइटिक लैंडलॉर्डिज्म। यानी जमींदार का पूरा फोकस कहां है? पैरासाइट्स, हियर जमींदार इज एक्टिंग लाइक पैरासाइट्स। जमींदार क्या कर रहा है? इंश्योरिंग मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा वो रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए। ओके, नो एफर्ट्स फॉर इंप्रूविंग लैंड, यानी ही इज नॉट एक्टिंग लाइक इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स की तरफ वो काम नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा कि इससे जो स्ट्रक्चर हम प्रोमोट कर रहे हैं, जैसे क्या होता है कि जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, जैसे हमने क्या कहा कि लैंड बिकेम अ सेलेबल कमोडिटी। तो अगर आपको ये लग सकता है तो भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, लैंड बिकम अ सेलेबल कमोडिटी, इंडिया में कैपिटलिस्ट फोर्सेस आ रही है, नहीं, दीज आर द प्री कैपिटलिस्ट रिलेशंस। जमींदार और किसान के बीच में जो संबंध है, जमींदार और पीजेंट के बीच में संबंध है, वो संबंध किस चीज का है? रेंट का है, लगान का है। और उसमें भी ये रेंट जो वसूला जा रहा है, ये यूज ऑफ फोर्स और कोएर्शन, ये बलपूर्वक ही, इससे फोर्सफुली ही ये लैंड क्या किया जा रहा है? लैंड रेवेन्यू रेंट वसूला जा रहा है। तो दिस इज नॉट in real sense a capitalist model. It is not a model like that was there in Britain. ये ब्रिटेन जैसा मॉडल नहीं है। It is a dependent capitalism. It is a distorted capitalism. Or we can say that it is a limited capitalism. इंडिया में ये जो कुछ भी हो रहा है ये डिपेंडेंट कैपिटलिज्म है, लिमिटेड कैपिटलिज्म है, डिस्टॉर्टेड कैपिटलिज्म है। ठीक है, तो अगर इन रियल सेंस कैपिटलिज्म आता तो हम कहते हैं कि जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है वो वीक हो रहा है। बट यहां क्या हो रहा है? द नेचर ऑफ द कैपिटलिज्म इज डिपेंडेंट कैपिटलिज्म, it is distorted capitalism, it is limited capitalism. So basically here the feudal structure are not becoming weaker, but the agrarian system here that has been introduced is promoting exploitative landlordism, and it is just resulting in a kind of underdevelopment. It is resulted in the exploitation of the पीजेंट्स के शोषण पर आधारित ये व्यवस्था है। एंड दैट इज वाई इरफान हबीब सेज कि एक सेमी फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर तैयार कर दिया परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट ने। तो ये बात आप याद रखेंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना। तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो आप इस पॉइंट को इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है ना। सारी बातें नहीं लिखनी है, यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग, बट इतना डिस्कस करने के बाद इतना तो आप याद रख ही सकते हो कि इरफान हबीब परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट, इट क्रिएटेड व्हाट? सेमी फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर। इतना लिखोगे आपका आंसर का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। नाउ लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में क्या है? पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखो, इकोनॉमिक वी हैव डिस्कस्ड, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस वी हैव डिस्कस्ड, नाउ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि इट क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ लॉयल लैंडेड एलीट, यानी जमींदार जिसको आपने ओनरशिप दे दी जमींदारी राइट्स की, ये क्या हो गया? लॉयल लैंडेड एलीट, and it supported colonial rule. While it brought administrative stability, but it failed to modernize agriculture. ये तो बहुत चालाकी थी अंग्रेजों की। Initial phases, maintaining administration is a tough job. India is not a land of English speaking people. The population of the British people is very small. So they created a group. This group will help and assist the British in collecting the land revenue. Zamindars will do it.
If you will give them ownership rights, hereditary ownership rights, what will happen? They will be loyal to you, है ना. तो आपने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी कम कर दिया, एक लॉयल जमींदार का क्लास भी तैयार कर लिया जो आपके कॉलोनियल रूल को सपोर्ट करेंगे. सो द सिस्टम क्रिएटेड अ लॉयल लैंडेड एलीट दैट सपोर्टेड कॉलोनियल रूल एंड इट ब्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी सिस्टम को आपने क्या कर दिया फिक्स कि हमें लैंड रेवेन्यू रेगुलर मिलता रहे, रेगुलर सप्लाई ऑफ लैंड रेवेन्यू या रेंट हमें इंश्योर होता रहे. तो वो आपने सिस्टम बना दिया, जमींदारी सपोर्ट में खड़ा है, ठीक है. तो काफ़ी हद तक वो रिवोल्ट को रोकेगा ही रोकेगा. एंड अल्टीमेटली इट फेल टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. बट इन सबके पीछे जो यूटिलिटेरियन लॉजिक दिया गया कि ये ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ग्रेटेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर को इंश्योर करने वाला, ये सही मायने में सही नहीं था. बिकॉज इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज नहीं हो पाई. एंड फाइनली व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज द परमानेंट सेटलमेंट initiated a rule of property but produced a structurally exploitative agrarian order. बताया हमने, अब कंक्लूड किया कि ठीक है वो रूल ऑफ प्रॉपर्टी आई बट इसने क्या किया, एक स्ट्रक्चरली एक्सप्लॉइटेटिव एग्रेरियन ऑर्डर प्रोड्यूस किया, रिफ्लेक्टिंग द कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ कॉलोनियल कैपिटलिज्म. कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ कॉलोनियल कैपिटलिज्म क्या है? एक तरफ ये क्लेम करेगा कि गाइडेड बाय यूटिलिटेरियन लॉजिक सब कुछ बेहतरी के लिए, बट इन रियल सेंस है ना, ये क्या है कि ये जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन, फिर ये सब आप जानते हो कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यू, मतलब एक टूल था एक्सप्लॉयटेशन का. बट यूटिलिटेरियन लॉजिक से इसको सही बताने की कोशिश की गई. एफर्ट्स वेर मेड टू एस्टैब्लिश कि नहीं ये सब कुछ बेहतरी के लिए किया जा रहा है. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द थीम. इतना कुछ पढ़ने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद अपने वर्ड्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कुछ लिखने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आंसर लिखना आप सीख जाओगे. नाउ इफ यू वांट टू राइट द आंसर इन बुलेट फॉर्मेट, पॉइंट वाइज फॉर्मेट, तो वो भी आंसर मैंने लिखा है. तो लेट मी डिस्कस दिस फॉर्मेट आंसर ऑल्सो. तो ये आंसर है, इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस मार्क्ड अ डिसाइसिव शिफ्ट इन एग्रेरियन रिलेशंस इन बंगाल बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग रूल ऑफ प्रॉपर्टी. वही चीज है. मेन बॉडी में क्रिएशन ऑफ रूल ऑफ प्रॉपर्टी, पहले तो ये एक्सप्लेन कर दिया, फिर कॉन्सिक्वेंस बताया. कॉन्सिक्वेंसेस में आई हैव डिस्कस 3 डायमेंशंस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, सोशल इंपैक्ट एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस द स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शंस. दिस इज व्हाट लिमिटेशंस पॉइंट. लास्टली I have written the conclusion. So in introduction part I have written the permanent settlement introduced by Cornwallis marked a decisive shift in agrarian relations in Bengal by institutionalizing the rule of property. In main body I have written creation of rule of property. What does it mean? It means that zamindars recognized as hereditary landowners with legal rights. Land became a transferable commodity, buyable, sellable and mortgageable. Fixation of land revenue ensured surplus accrued to zamindars, promoting private ownership. Transition from customary rights to the legally defined property relations. ये बात समझ रहे हो ना कि लैंड से जुड़े हुए मामले पहले कस्टमरी राइट्स और ट्रेडिशनल राइट्स थे, अब वो लीगली डिफाइंड प्रॉपर्टी रिलेशंस हो गए रूल ऑफ प्रॉपर्टी के आने की वजह से. Now economic consequences I have written. Lack of investment in agricultural improvement by zamindars, agricultural stagnation and low productivity, rigid revenue demand led to frequent land auctions and instability. ठीक है. Social impact में rise of absentee landlordism, it intensified exploitation of peasants, erosion of customary protections. Next point, creation of a semi-feudal agrarian structure noted by Irfan Habib. So here historical perspective मिला है. तो जब भी इकोनॉमिक हिस्ट्री हो, लैंड रेवेन्यू या इससे जुड़ा हुआ कोई, तो वहाँ पे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव या नेशनलिस्ट हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव आप जरूर लाओ. ध्यान रखना इस बात को. पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, emergence of a loyal landed elite supporting colonial rule and strengthened colonial administrative control in rural areas. Then structural contradictions. It combined elements of capitalism and feudalism. दोनों को मिला दिया. Failed to modernize agriculture despite introducing private property. Agriculture को modernize नहीं कर पाया. Conclusion. Thus, while the permanent system established a formal rule of property,
and ensured administrative stability, it produced an exploitative agrarian order marked by economic stagnation and social inequality. दोनों पक्ष हमने बता दिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी आया अंग्रेज़ों के लिए, टैक्स वसूल करना आसान हो गया, एक लॉयल ग्रुप तैयार हो गया जो सपोर्ट करेगा कॉलोनियल रूल को, लेकिन इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और सोशल इनइक्वालिटी भी है। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ कॉलोनियल कैपिटलिज्म। ये कॉलोनियल कैपिटलिज्म के इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस को रिफ्लेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2A, ये भी क्वेश्चन 20 मार्कर है एंड यू हैव टू राइट 300 वर्ड्स, और ये एक डिबेटेबल थीम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिबेटेबल थीम, प्रीवियस ये रिपीट भी हो रहा है थीम, और दिस थीम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1 ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमाइन है, ड्रॉट है ना, वेस्टर्न एजुकेशन है, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज है, नेशनलिज्म के डिबेट्स हैं। दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर जनरल स्टडीज पेपर 1 ऑल्सो। चलिए, और जीएस में भी पेपर बहुत डेप्थ वाले आ रहे हैं। मैं जब जीएस के पेपर डिस्कस करूंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि संडे एक एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँ जीएस के सॉल्यूशन के भी। जीएस हिस्ट्री जो है ना, जीएस पेपर 1, तो फ्रॉम 2020 इसको भी करते हैं, है ना, 2020 से 2025 तक। संडे को एक वीडियो रिलीज करूंगा मैं, तो एवरी संडे यू विल गेट 1 वीडियो फॉर जनरल स्टडीज, ठीक है। तो वो ज़्यादा उसमें नहीं होगा। आई होप अगर मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिवाइड कर दूं तो 2 और 1 वीडियोस 1 ईयर में होंगे, तो 6 यानी ऑलमोस्ट 12 to 14 वीडियोस होंगे। तो टिल मेंस एग्जाम इफ आई विल अपलोड संडे ना, है ना, तो भी हो जाएगा, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। चलिए, क्वेश्चन इज, वाज वेस्टर्न एजुकेशन हार्बिंगर ऑफ कल्चरल अवेकनिंग और एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल हेजेमनी? तो क्वेश्चन है वेस्टर्न एजुकेशन से पूछ रहा है, वाज इट अ हार्बिंगर ऑफ कल्चरल अवेकनिंग और एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल हेजेमनी? तो ये डिबेट है, इसी को हमें डिस्कस करना है, दिस वी नीड टू डिस्कस। तो सबसे पहले तो वी मस्ट नो द बेसिक्स, फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और वाइल रीडिंग द क्वेश्चन वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। जैसे क्वेश्चन को ही तुम डिकंस्ट्रक्ट करो, तोड़ दो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? वेस्टर्न एजुकेशन। तो प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें स्ट्राइक कर रही हैं जब मैं ये कह रहा हूँ प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया? तो मैं कॉलेज मिनट आ रहा होगा, इंग्लिश स्टूडेंट कंट्रोवर्सी आ रही होगी ना, ठीक है। इसको सोशलिस्ट रिफॉर्म से जोड़ के देखा था, ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। दूसरा क्या है यहाँ पे? क्या है? हार्बिंजर ऑफ कल्चरल अवेकनिंग। तो कल्चरल अवेकनिंग का मतलब क्या है? क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं? कल्चरल अवेकनिंग का मतलब यू विल रिलेट इट विद सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट, ग्रोथ एंड कंसोलिडेशन ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स, इसी से जोड़ के देखेंगे। या इंडियंस जो हैं वो ग्लोरियस पास्ट के लिए प्राइड फील करेंगे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और एक वर्ड यूज है कॉलोनियल हेगेमनी, कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल हेगेमनी। कॉलोनियल हेगेमनी का मतलब क्या दिया हुआ है? औपनिवेशिक प्रभुत्व। कॉलोनियल हेगेमनी, इसका मतलब क्या है कि इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, एंड इन इंडिया टू मेंटेन द कॉलोनियल डोमिनेंस, भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व को जमाने के लिए ब्रिटिश विल डू व्हाट? ब्रिटिश विल टेक हेल्प ऑफ आइडियोलॉजीज, वो आइडियोलॉजीज की मदद लेंगे। समझ गया ना? यानी आइडियोलॉजिकल बेस के आधार पर, वैचारिक आधार पर वो अपने कॉलोनियल डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करेंगे। बट वो आइडियोलॉजिकल बेस क्या होगा? व्हाट विल बी दैट आइडियोलॉजिकल बेस? कुछ चीज़ें आपको पता है, बाकी मैं भी आपको क्लास में बताने जा रहा हूँ, है ना। सो लेट मी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। एक एक चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि जो पहला पॉइंट था वेस्टर्न एजुकेशन, promotion of western education in India, all of you have studied it। इसमें आप सभी लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, promotion of western education in India। इसका एक सेंस जो निकल रहा है, वन सेंस इज व्हाट, है ना, कि लॉर्ड मैकॉलेज मिनट 1835, 1813 के चार्टर, 1813 चार्टर पता होगा, 1 लाख रुपीस। फिर उसके बाद आपको एक और चीज पता होगी, वो है एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी एंडेड,
Macaulay's Minute came and it was decided that English system based modern education will be promoted in India. ये डिसाइड किया गया. एक थियरी भी यहाँ पे अप्लाई की गई, वो आपको क्या पता है, उसको आप क्या कहते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी. जैसे देखो यूनिवर्सिटीज बनेंगी, बड़े शहरों में एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे इसका बेनिफिट परकुलेट होगा मासेस तक, आम लोगों तक इसका फायदा पहुंचेगा. ठीक है. साथ ही साथ ये जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इससे क्या होगा, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न आइडियाज, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी. ठीक है. ये सारी चीजें लेके आएंगे. साइंस है ना, ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सारी चीजों पे ज्यादा मतलब फोकस होगा, ये कहना था. यानी कि जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उस पे, उसकी जगह यहां फोकस होगा. ठीक है. ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन की जगह वी विल बी मोर फोकस्ड ऑन दीज डेवलपमेंट्स. दिस इज द आइडिया. ब्रिटिश आर थिंकिंग कि इससे क्या होगा कि दिस विल क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन, एक ऐसा क्लास इंडियंस का तैयार हो जाएगा. ठीक है. जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो कह रहा है कि फिर वो अपने एफर्ट से नीचे के मासेस तक एजुकेशन को प्रमोट करता रहेगा. लेकिन यहाँ नो डाउट दिस क्रिएटेड अ क्लास ऑफ इंडियंस, मिडिल क्लास तैयार किया. बट दिस मिडिल क्लास, व्हाट हैपेंड व्हेन दे गॉट दिस मोस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, तो इस वेस्टर्न एजुकेशन को पाने के बाद दे इनिशिएटेड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. उनको जागरूकता आई, जागृति आई, तो उन्हें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किए. जो इंडिया में कह सकते हो कि जो कास्ट रिजिडिटीज थी, रिलीजियस डिफरेंसेस थे, स्पिरिचुअली क्या कहते हैं, मतलब इन सारी चीजों को, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को ये डिस्करेज करेगा. अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दिस विल प्रमोट यूनिटी, ये यूनिटी को प्रमोट करेगा. एंड प्रमोटिंग यूनिटी ऑल्सो मीन्स प्रमोटिंग अ काइंड ऑफ ग्रोथ एंड कंसोलिडेशन ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स. जब हम अपने शेयर्ड आइडेंटिटी को लेके, शेयर्ड हिस्ट्री को लेके, शेयर्ड कल्चर को लेके, है ना, एक होने लगे, या फिर हम सबका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और वो एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा है, अगर कोई वो स्ट्रक्चर है, अगर उस स्ट्रक्चर को हम सब मिल के आइडेंटिफाई करने लगे, ये भी एक तरह का नेशनलिज्म ही है. नाउ द पीपल, व्हेन देयर इज अ कल्चरल अवेकनिंग, व्हेन द ग्रोथ एंड कंसोलिडेशन ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स, पॉलिटिकल अवेयरनेस होगा, so they will also start identifying the chains, colonial chains, वो उसको भी आइडेंटिफाई करने लगेंगे. तो दिस इज अ शॉर्ट ऑफ, यू कैन से दैट, अवेकनिंग. तो नो डाउट प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, हमें ये फायदा हुआ. बट ये जो फायदा इंडियंस को हुआ, दिस इज लाइक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पॉलिसी. अंग्रेजों ने नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा. ठीक है. दे थॉट कि वी विल क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस who will look like Indians, but ultimately they will help and support British in maintaining colonial domination over India. ये सोचा था, बट हो कुछ और गया. ठीक है. इन्हीं लोगों ने लीडरशिप प्रोवाइड कर दी, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने. द सेम पीपल प्रोवाइडेड लीडरशिप इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस. तो ये क्या हुआ, दिस इज अ काइंड ऑफ अनइंटेंडेड consequence. In the same way, we see that socio-religious reform movements were promoted. बट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को जब भी आप प्रमोट करोगे, तो दोज हु विल लीड इट, ऑब्वियसली दे आर इंटेलेक्चुअल्स, इंग्लिश एजुकेटेड क्लासेस. जैसे हेनरी विवियन डेरोजियो को ही देख लो बंगाल में, राजा राम मोहन रॉय को देख लो, ईश्वर चंद विद्यासागर को देख लो. सो दीज ऑल पीपल आर द एजुकेटेड पीपल. ठीक है. तो दे डिड व्हाट, दे स्टार्टेड रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया. स्वामी विवेकानंद को देख लो, स्वामी दयानंद सरस्वती को देख लो, रिवाइवलिज्म, जिसमें एजुकेशन की भी बात की. ठीक है. और तो हम क्या देखते हैं कि रिफॉर्म मूवमेंट्स आर चैलेंजिंग सोशल एवल, सामाजिक बुराइयां, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास एंड ऑर्थोडॉक्सी, इन सबको चैलेंज कर रहा है. दोज हु आर लीडिंग दिस रिफॉर्म मूवमेंट और कल्चरल रिवाइवलिस्ट मूवमेंट आर सपोर्टिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, ये इनके एजुकेशन की बात कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स विल प्रोमोट व्हाट, ऑल दीज
developments will promote a kind of critical thinking and approach. ये critical thinking और approach को क्या करेगा? Promote करेगा, ठीक है? And this will also ultimately give ideological foundations for the growth and development of nationalism. इससे तो ideological foundation मिलेगा जब हम अपने यहाँ evils से लड़ेंगे, reforms initiate करेंगे, हम अपने ग्लोरियस पास्ट जो हमारी हिस्ट्री है उसको जान पाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तब हम ब्रिटिश प्रोपेगेंडा को समझ पाएंगे, जहां ब्रिटिश बार बार कह रहे हैं कि इंडियंस आर इन्फीरियर्स। तो तब हम जान पाएंगे ना कि भैया हम इन्फीरियर नहीं हैं, ये जबरदस्ती हमें इन्फीरियर साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हियर द क्वेश्चन इज ऑल्सो यूजिंग अ वर्ड कॉलोनियल हेगेमनी, कि वेस्टर्न एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट था, इट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेंटेनिंग कॉलोनियल हेगेमनी, औपनिवेशिक प्रभुत्व को बनाए रखने का ये एक उपकरण था। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मेंटेनिंग दिस पार्ट। तो हियर द वर्ड हैज बीन यूज्ड कॉलोनियल हेगेमनी। देखो क्या है, एंटोनियो ग्राम्सी का एक आइडिया है, द आइडिया ऑफ कल्चरल हेगेमनी, ठीक है? यहाँ पे औपनिवेशिक प्रभुत्व की बात की गई है, एंटोनियो ग्राम्सी ने सांस्कृतिक प्रभुत्व की बात की है, कल्चरल हेगेमनी की। तो यहाँ पे कल्चरल हेगेमनी को हमने जैसे ग्राम्सी के ही आइडिया पर बेस्ड कॉलोनियल हेगेमनी कर दिया, कॉलोनियल हेगेमनी। तो देखो क्या है, कॉलोनियल स्ट्रक्चर के अंदर, औपनिवेशिक संरचना के अंदर जो कॉलोनियल डोमिनेंस है, कॉलोनियल हेगेमनी है, प्रभुत्व है, इसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, कॉलोनियल स्ट्रक्चर में कॉलोनियल डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे यूज ऑफ फोर्स ये एक तरीका तो होता ही होता है कॉलोनियल डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए, जैसे खुलेआम फांसी दे दो लोगों को, ठीक है, पुलिस एट्रोसिटीज, फोर्सफुल रिप्रेशन ऑफ द मूवमेंट्स, ये तो एक तरीका है, ये यूज ऑफ फोर्स, सप्रेशन, रिप्रेशन। बट एट द सेम टाइम बाय शेपिंग बिलीफ्स ऑफ द पीपल, लोगों की मान्यताओं को आकार देकर, अपनी इच्छा के अनुसार आकार देकर, बाय शेपिंग वैल्यूज ऑफ द पीपल, बाय शेपिंग कंसेंट ऑफ द रूल्ड, दिस डोमिनेंस कैन बी मेंटेन्ड वेरी इजीली। मैंने क्या कहा? बाय शेपिंग बिलीफ्स ऑफ द पीपल, यानी भारतीय लोग हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, कस्टमरी बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जगह पर पहले वेस्टर्न एजुकेशन लाओ और फिर धीरे धीरे वेस्टर्न एजुकेशन से जो वेस्टर्न बिलीफ्स हैं, वेस्टर्न वैल्यूज हैं, उनको इनकलकेट कर दो हमारे माइंड में। और साथ ही साथ कई तरह की थियरीज भी डिजाइन की कॉलोनियल रूल ने, जैसे व्हाइट मैन बर्डनशिप थियरी, ये पढ़ा होगा आपने। दे विल से दैट वी आर ऑन अ सिविलाइजिंग मिशन, दे विल से दैट, है ना, कि एशियन सोसाइटी इज इंफीरियर, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो तमाम दे विल कम विद डिफरेंट आइडियाज एंड दे विल ट्राई टू एस्टैब्लिश कि वेस्टर्न कल्चर इज सुपीरियर, वेस्टर्न नॉलेज, वेस्टर्न एजुकेशन इज सुपीरियर, you all are inferior, here we are, it is the white man's burden to civilize you, यहाँ हम आपको सिविलाइज करने के लिए आए। तो ग्रेजुअली they are doing this, they are saying that we are also promoting education, western education for the same। इनका ये था कि यूज ऑफ फोर्स के अलावा जब हिंदुस्तान के लोगों की सोच को, जैसे हम आज भी कहते हैं ना कि ये हम आज भी कॉलोनियल बिलीफ से गाइडेड है, जैसे कोई ज्यादा इंग्लिश बोलता है तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, हम यही सोचते हैं, हमें उसकी अंग्रेजी समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, ठीक है, लेकिन वो हमारी नजर में बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ कॉलोनियल बिलीफ। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, ठीक है, पूरे 3 घंटे में पूरी इंग्लिश में बोल सकता हूँ, और जब मतलब ठीक से इंग्लिश बोलूंगा तो आधी बात आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन आप कहोगे हाँ टीचर बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है, बात समझ में आई नहीं, टीचर इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये है, मैं देखता हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अगर उनको पूरा इंग्लिश में पढ़ाओ, 2-2.5 घंटे की क्लास ले लो, ठीक है, तो सिस्टम हिल जाएगा आपका, ठीक ढंग से इंग्लिश में पढ़ा दिया जाए तो इंडिया में तो ये प्रॉब्लम है।
तो ठीक है, 80% इंग्लिश 20% हिंदी, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर तरीका होता है जिससे आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझते हो। तो यही चीज़ें हैं कि कॉन्सेंट मतलब आपकी सहमति। जब आपके इंडिविजुअल बिलीफ्स और प्रेफरेंसेस को, आपके कंज्यूमर बिलीफ्स और प्रेफरेंसेस को, आपके थॉट को, है ना, कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर दिया जाए कि आपको वेस्टर्न एजुकेशन अच्छा लगे, वेस्टर्न ड्रेस अच्छा लगे, वेस्टर्न फूड अच्छा लगे, इस तरह की चीज़ें जब आ जाएंगी तो इसको हम कहते हैं कि नाउ दिस इज द कंसेंट ऑफ द रूल्ड। हम जिनके ऊपर शासन कर रहे हैं उनकी खुद की सहमति बन चुकी है कि आओ भैया शासन करो, हम कंफर्टेबल हैं, हम तुम्हारा ही कल्चर, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम, हम सब यही अपनाना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन आइडिया कि क्या करना है ना। कोर्सन, यूज ऑफ फोर्स तो जरूरी है ही है, बट क्या है, कोर्सन मीन्स होता है यूज ऑफ फोर्स, कोर्सन प्लस कंसेंट ऑफ द रूल, बोथ इज एसेंशियल। और कंसेंट ऑफ द रूल, लोगों की आम सहमति को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करो। धीरे 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 यहां से जो इंटेलेक्चुअल क्लास होगा, इलीट क्लास होगा, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी, अभी भी आप लोग क्या करते हो, ठीक है, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, इन लड़कियां जो है वो जो एक्ट्रेसेस हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस, उनकी स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। वो जो महंगे ब्रांड्स पहनते हैं अब भी खरीदना शुरू कर देते हो। भाई घड़ी है, जैसे मैंने 2000 की घड़ी पहनी है, ठीक है, अगर मान लो कि ये घड़ी 2 लाख की भी हो, क्या फर्क पड़ता है। बट क्या है कि दिस इज अ कंज्यूमरिस्ट बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, कंज्यूमरिज्म है, हमारे दिमाग में वो चीज ऊपर से भरी जाती है। तो यही अंग्रेजों ने सोचा। तो एक विचार ये है, ठीक है। तो दो चीजें हैं कि एक तरफ वेस्टर्न एजुकेशन के प्रमोशन से क्या हुआ, कल्चरल अवेकनिंग आई, दूसरी तरफ क्या ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल हेगेमनी भी बना, ठीक है। अब आपको बात समझनी है कि यहां पे जो कल्चरल अवेकनिंग हुआ, मैंने बताया कि दिस इज नॉट इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, दिस इज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। अंग्रेजों का मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव यही था, कॉन्सेंट प्लस कोएर्शन। जो एंटोनियो ग्राम्सी का जो थ्योरी बताया मैंने, कल्चरल हेगेमनी की जगह यहां मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल हेगेमनी से जोड़ के बताया, दिस वाज द मेन इंटेंशन। बट द बेनिफिट्स दैट वी गॉट कि नेशनलिज्म का प्रमोशन हुआ, पॉलिटिकल अवेयरनेस आया, सोशल जैसे फॉर्म्स हुए, ये तमाम चीजें क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द डिबेट दैट यू मस्ट नो। आपके आंसर का जो बैलेंस्ड ओपिनियन है ये वही होना चाहिए, बट वी कैन नॉट राइट ईच एंड एवरीथिंग, हम सब कुछ नहीं लिख सकते। बट हियर आई थिंक दैट यू आर फैमिलियर विद द आइडिया से आप फैमिलियर हो गए। नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर फर्स्ट इन पैराग्राफ फॉर्मेट, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट, एंड देन आई विल डिस्कस द आंसर इन बुलेट फॉर्मेट, ठीक है, दोनों डिस्कस करते हैं। तो हियर इन इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, and then this is what conclusion part, this is what main body. In introduction part I have written western education in colonial India represented a complex and paradoxical phenomena. देखो यहाँ पे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी डिबेटेबल थीम हो वहां पे आप लिख दिया करो कॉम्प्लेक्स एंड पैराडॉक्सिकल फेनोमेना, जहां भी डिबेटेबल टॉपिक है लिखो। फंक्शनिंग बोथ, ये दोनों तरीके से काम कर रहा था। इट वॉज फंक्शनिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल हेगेमनी, एट द सेम टाइम इट वॉज ऑल्सो फंक्शनिंग लाइक अ कैटलिस्ट फॉर कल्चरल अवेकनिंग। ये दोनों तरीके से काम कर रहा था, राइट। इंट्रोड्यूस थ्रू पॉलिसीज सच एज मैकॉलेज मिनट 1835, इट एम्ड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंटरमीडियरीज हु वुड असिस्ट इन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मेरी बात समझ गया। अब देखो सेकेंड पार्ट आई रिटन, मतलब इसमें यह बताया गया है कि वेस्टर्न एजुकेशन और कॉलोनियल इंडिया में ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और पैराडॉक्सिकल फेनोमेना है, और ये दो तरीके से काम कर रहा है। एक तरफ तो ये कॉलोनियल हेगेमनी को मेंटेन करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, वहीं दूसरी तरफ ये कल्चरल अवेकनिंग के लिए एक कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है। इंट्रोड्यूस थ्रू, हाँ, मैकॉलेज मिनट जैसी पॉलिसी से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और इसका जो उद्देश्य था, एम था, वो था कि इंडिया में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इंडियंस का एक ऐसा क्लास तैयार करना जो इंटरमीडियरीज की तरह काम करता हो। दिस इज द पॉइंट। इन द सेकेंड पैरा आई हैव रिटन दैट फ्रॉम द कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, देखो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें
तो वेस्टर्न एजुकेशन वॉज अ टूल ऑफ आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, आइडियोलॉजिकल कंट्रोल का एक टूल था। वाई? इट प्रोमोटेड इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। इट प्रोमोटेड वेस्टर्न वैल्यूज, पश्चिमी मूल्यों को प्रमोट किया, वेस्टर्न वैल्यूज को। इट प्रोमोटेड अ सेंस ऑफ कल्चरल सुपीरियरिटी, है ना, सांस्कृतिक, हम कल्चरली सुपीरियर हैं, इस तरह की भावना, इस तरह का नोशन प्रमोट किया। इंडियंस कल्चरली इंफीरियर हैं, इस तरह का एक नोशन प्रमोट किया। देयर बाई अंडरमाइनिंग इंडिजिनस ट्रेडिशंस, और जो हमारी इंडिजिनस ट्रेडिशंस हैं उनको अंडरमाइन किया, उनकी अनदेखी की, हमारी जो खुद की देसी सांस्कृतिक विरासत है उनकी अनदेखी की। अब यहाँ पे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, गौरी विश्वनाथन का, आर्ग्यूज इट सर्व टू लेजिटिमाइज कॉलोनियल रूल थ्रू कल्चरल डोमिनेशन, कि कल्चरल डोमिनेशन के माध्यम से इंडिया में कॉलोनियल रूल को, औपनिवेशिक शासन को लेजिटिमाइज कराना है, वैध बनाना है, इसके एक उपकरण के रूप में, टूल के रूप में वेस्टर्न एजुकेशन काम कर रहा है। ये मुद्दा है, समझ गए? अब देखो, ये तो एक पार्ट हो गया जिसमें हमें बता दिया कि टूल फॉर मेंटेनिंग कॉलोनियल डोमिनेशन। सेकेंड पार्ट देखो, हियर आई हैव रिटन दैट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस वेर प्रोफाउंड। हालांकि इसके कुछ ऐसे प्रयास भी हुए जिसकी उम्मीद अंग्रेजों ने नहीं की थी। वो क्या है? वेस्टर्न एजुकेशन एक्सपोज्ड इंडियंस टू आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड नेशनलिज्म। वेस्टर्न एजुकेशन के आने के बाद इंडियंस जो हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और नेशनलिज्म जैसे प्रोग्रेसिव आइडियाज से फैमिलियर हुए। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एमर्जेंस ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को भी आगे बढ़ाने में इसने क्रूशियल रोल निभाया, भूमिका निभाई। लेड बाई फिगर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय एंड लेटर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग आगे चल के जो नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस है इसको भी आगे बढ़ाने में इसने इंपॉर्टेंट रोल निभाया। बिपान चंद्रा हाईलाइट्स दैट, बिपान चंद्रा हाईलाइट करते हैं कि दिस एजुकेटेड मिडिल क्लास बिकेम द बैकबोन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये जो शिक्षित मध्यम वर्ग है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का बैकबोन बन गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बैकबोन बन गया। ठीक है, अब एक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है पार्थ चटर्जी का, सजेस्ट दैट इंडियंस सेलेक्टिवली अप्रोप्रिएटेड वेस्टर्न आइडियाज वाइल प्रिजर्विंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी। ये एक बैलेंस्ड ओपिनियन हो गया कि ठीक है वेस्टर्न एजुकेशन आया, बट पार्थ चटर्जी कहते हैं कि इंडियंस ने बहुत सेलेक्टिव होकर वेस्टर्न आइडियाज को अडॉप्ट किया, ताकि उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज को कंप्लीटली रिजेक्ट भी नहीं किया, अडॉप्ट किया, बट अडॉप्ट करते समय ये ध्यान रखा कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी भी मेंटेन रहे। ये बताते हैं, बैलेंस्ड ओपिनियन है। इंडियंस ने क्या किया? सेलेक्टिवली वेस्टर्न आइडियाज को अडॉप्ट किया, एंड व्हाइल अडॉप्टिंग उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि आपकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है ये भी मेंटेन रहे। यस, इट्स रीच रिमेन्ड लिमिटेड, लार्जली कन्फाइंड टू अर्बन एलिट्स एक्सक्लूडिंग द मासेस। लिमिटेशन हो गया, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन था इसकी रीच मतलब लिमिटेड रीच थी, शहरी क्षेत्रों तक, अर्बन एरियाज तक, एलीट क्लास तक रहा, मासेस तक इसकी रीच नहीं रही। कंक्लूजन क्या? व्हाट इज द कंक्लूजन? सो कंक्लूजन इज द वेस्टर्न एजुकेशन वाज बोथ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल हेगेमनी एंड एट द सेम टाइम इट वाज अ हार्बिंजर ऑफ कल्चरल अवेकनिंग। यानी दोनों चीजें हैं कि एक ही साथ ये औपनिवेशिक प्रभुत्व को बनाए रखने का एक उपकरण भी था, तथा साथ ही साथ ये कल्चरल अवेकनिंग का भी एक जरिया बना, माध्यम बना, रिफ्लेक्टिंग द डायलेक्टिक नेचर ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी। यानी औपनिवेशिक कॉलोनियल मॉडर्निटी का मतलब औपनिवेशिक संरचना के अंदर जो आधुनिकता का विकास हो रहा था, अंडर दिस कॉलोनियल स्ट्रक्चर द काइंड ऑफ मॉडर्निटी दैट वाज बीइंग प्रोमोटेड was having a paradoxical and contradictory feature। ये उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। was having a dialectical nature and this is indicating the same dialectical nature। ये इसी dialectical nature को indicate कर रहा है। The same answer when we will write in bullet format, point wise format, तो it will be like this। In introduction part I have written that Western education in colonial India emerged as a paradoxical phenomena। ये एक विरोधाभासी प्रक्रिया के रूप में इसका उदय हुआ। Simultaneously, एक ही साथ it was also serving the colonial interest, मतलब एक तरफ ये colonial interest को सर्व कर रहा था, and unintentionally, अनजाने में it was also fostering intellectual and political awakening among Indians। ठीक है, इसका मतलब colonial ये जो वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया है ये एक पैराडॉक्सिकल फेनोमेना है। साथ ही साथ ये एक तरफ तो औपनिवेशिक
हितों की पूर्ति का माध्यम बना हुआ था, वहीं दूसरी तरफ जाने अनजाने इसने भारत में जो बौद्धिक और राजनीतिक जागरूकता है भारतीयों के बीच, इसको भी बढ़ाई। दिस इज द पॉइंट। ओके, इन मेन बॉडी कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव, फिर आई हैव एक्सप्लेन्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉलोनियल हेगेमनी, how it was a catalyst for cultural awakening I have explained, growth of nationalism I have explained. Now lastly historical context में पार्थ चटर्जी का जो ओपिनियन था बहुत स्टैंडर्ड है, दैट आई हैव रिटन, एंड लास्टली लिमिटेशंस हैव बीन रिटन। तो हम आते हैं इस आंसर पे। सो हियर वी सी कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स क्या था, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया का कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू मैकॉलेज मिनट। It aimed to create an English-educated intermediary class for administration. It promoted English language and Western epistemology. Got it? Instrument of colonial hegemony क्या है? It undermined indigenous knowledge system and tradition. It fostered a sense of cultural superiority. गौरी विश्वनाथन का statement. Education as a tool of cultural domination legitimizing colonial rule. ये मैं बता चुका हूँ आपको। Catalyst for cultural awakening क्या है? It introduced the ideas of liberty, equality, rationalism. It inspired reform movements led by Raja Ram Mohan Roy and others. Facilitated rise of nationalist consciousness. फिर growth of nationalism में बताया, emergence of educated middle class as political leadership. बिपान चंद्रा का स्टेटमेंट है, this class became backbone of national movement. यानी कि जो educated middle class था, intellectual class, national movement का यही backbone था। चाहे आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ले लो या आरपीएस ले लो, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ले लो, हर जगह इन्होंने ही लीड किया। लिमिटेशंस भी, लिमिटेड रीच, लार्जली अर्बन एंड एलीट सेंट्रिक, इट एक्सक्लूडेड रूरल मासेस एंड लोअर स्ट्राटा। सो दिस इज द पॉइंट, लिमिटेशन। लास्टली कंक्लूजन इज दस वेस्टर्न एजुकेशन फंक्शन बोथ, देखो यहाँ पे दोनों चीजों को मान लेना है कि वेस्टर्न एजुकेशन फंक्शन बोथ, first as an ideological tool of colonial control, and it was also a vehicle for intellectual emancipation, and it shows the dialectic nature of colonial modernity in India. तो ओवरऑल जो कुल मिला जुला के बात है वो दो तीन चीजें हैं कि डायलेक्टिक नेचर, पैराडॉक्सिकल फेनोमेना, ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी, लेकिन जो फायदा हमें हो गया वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था। बाकी कॉलोनियल स्ट्रक्चर में जो भी डिज़ाइन है वो डिज़ाइन इसी बात को इंश्योर करता है कि कॉलोनियल स्ट्रक्चर मजबूत कैसे बने, कॉलोनियल स्ट्रक्चर स्थायी कैसे बने, ठीक है। ये एक बेसिक बात है। रेलवेज आएगा तो भी यही अप्रोच आपको लेना है, वेस्टर्न एजुकेशन आया तो भी यही अप्रोच लेना है, हर जगह आपको यही अप्रोच लेना है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2C, दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन और 150 वर्ड्स में आपको लिखना है और द थीम इज वेरी पॉपुलर, सबको पता है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी प्राप्त करने के बाद, यानी आफ्टर 1765, द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शन लाइक एन इंडियन रूलर। 1765 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक इंडियन रूलर की तरह फंक्शन कर रही थी। तो देखो ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, दीवानी लिखा ना, यानी दिस इज रिलेटेड टू दिस 1765 ईयर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आपको पता है कि इसके पहले विच आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वन इज 1757 बैटल ऑफ पलासी, द सेकेंड इज 1764, ये क्या है, बैटल ऑफ बक्सर। बट व्हाइल राइटिंग आंसर हमें यहाँ रिलेट करना पड़ेगा एक और प्रोसेस को, दैट इज ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल। 1765 से लेकर 1772 में जो हुआ वहीं पे हम दिखाएंगे कि ईआईसी ने इंडियन रूलर की तरह फंक्शन कैसे किया। सो दिस इज द एरिया कवरेज। सो दिस एरिया इज व्हाट, ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर रिलेटेड टू अर्ली colonial state formation, that is establishment of British rule in India। इसी से जुड़ा हुआ है ना, जो भी इनिशियल स्टेजेस हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इनसे जुड़ा हुआ है। एंड व्हेन वी से कि द कंपनी फंक्शन लाइक एन इंडियन रूलर, तो इंडियन रूलर का मतलब क्या है एट दैट टाइम, मुगल रूलर, यानी कि कंपनी पॉलिटिकल कंट्रोल बनाने के बाद भी जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है
या मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस है, इन्हीं को फॉलो करती रही। जब हम ये बात बताएंगे, देन वी कैन एस्टैब्लिश दिस थिंग दैट कंपनी फंक्शन लाइक एन इंडियन रूलर इवन आफ्टर। दीवानी पाने के बाद भी कंपनी इंडियन रूलर की तरह ही बिहेव करती रही, फंक्शन करती रही। इसका मतलब यह है कि इंडियन रूलर की तरह फंक्शन करने का मतलब सीधा है कि ड्यूरिंग द मुगल रूलर्स टाइम जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, साथ ही साथ रीजनल स्टेट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स थे, प्रशासनिक संरचनाएं थी, सेंट्रल अथॉरिटी मुगल रूल में या बंगाल या लोकल स्टेट्स में जो सिंबल्स थे, जो उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे, तो इन ऑर्डर टू लेजिटिमाइज कंपनी, इन ऑर्डर टू लेजिटिमाइज, अरे यार